के सुविस्तृत इतिहास का भूतकालीन पर्यवेक्षण करने पर इसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि लालसा, वासना और आकांक्षाओं से पीड़ित तो अनेकानेक रहते चले आए, पर उनमें से सफल थोड़े से ही हुए। कारण यह है कि मूल्य चुकाने के लिए जेब में कुछ न होने से उन्हें सजी धजी दुकान देखते हुए भी निराश होकर वापस लौटना ही पड़ा। इसको दिन में मैंने आज 2-3 बार पढ़ा था और समझने की मैंने पहले कोशिश की कि सार प्रस्तुतिकरण कैसे करूँगा, तो वैसे तो ये बहुत जटिल है मेरी बुद्धि के हिसाब से, यूं तो इतना जटिल नहीं है। पर इसमें मतलब गुरुदेव यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज के बारे मतलब कार्य को हम करने की सोच रहे तो उसके लिए एक अपने आप में प्रचंड अनुशासन और शक्ति जगाने की जरूरत होती है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए गुरुदेव यहाँ लिखते हैं कि लालसा, वासना और आकांक्षाओं से पीड़ित तो अनेक अनाग रहते चले आए, पर उनमें से सफल थोड़े ही हुए हैं। ये गुरुदेव इसी आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी क्षेत्र में आत्मविश्वास नहीं जगा पाते हैं तो फिर उसमें सफलता हमें परिलक्षित नहीं होगी। इस हाट में बिकता तो एक से एक बड़ा आकर्षण है, पर सभी तो बदले की कीमत चाहते हैं। मतलब आकर्षण तो यहाँ बहुत बिकते हैं, पर बदले में सभी कीमत चाहते हैं। बगैर कीमत से तो हमें हाट में से या किसी दुकान से कोई सामान नहीं मिलेगा। यदि वो अपने पास न हो तो फिर भटकने, थकने और निराशा भरे निविश्वास छोड़ते रहने के अतिरिक्त और क्या कुछ हाथ लगने वाला है। दूसरी ओर वो हैं जो लाखों का माल कुछ ही देर में खरीद बेचकर मुनाफे से थैली भर ले जाते हैं। ये बड़ी शानदार बात कही है गुरुदेव ने कि अगर आत्मविश्वास को जगाकर किसी चीज को एक ही प्रहार से चोट की जाए, तो दूसरी ओर वे है जो लाखों का माल कुछ ही देर में खरीद बेचकर मुनाफे से थैली भरकर ले जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत आत्मविश्वास और आत्मबल चाहिए इसके लिए। भाग्योदय, वरदान और अनुग्रह, उदारता अथवा अनुकंपा के नाम पर बहुत कुछ पाने की इच्छा आशा की जाती है, पर यह सब मिलकर भी ओस के कणों से अधिक और कुछ नहीं बनता। मोती तो पसीने से टपकते हैं, दौलत हाथ खोदते हैं, प्रगति के लिए हिम्मत से कम में गुजारा नहीं। सरंजाम कोई कितना ही इकट्ठा क्यों न कर ले, पर उसे सुव्यवस्थित और सुनियोजित किए बिना उसको रूठने और पलायन करने से रोका नहीं जा सकता। शक्ति की महत्ता तो बहुत है, पर वह उसी के पास ठहरती जो उसके सुसंचालन की विद्या से परिचित है। संसार में निर्माण एक से बढ़कर एक हुए। पनामा और स्वेज की नहरें, पीसा की झुकी मीनार, चीन की दीवार, अंगोर वाट कंबोडिया के खंडहर, मिस्र के पिरामिड, आगरे का ताजमहल, हावड़े का पुल जैसे महान निर्माणों को देखकर लोग आश्चर्य तो बहुत करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि इन्हें साधनों का ढेर भर बताकर पीछा नहीं छूटता। देखना ढांचा खड़ा करने में कितनी कुशलता और एकाग्रता खपाई है। मतलब गुरुदेव इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो जिनको हम बड़े असमंजस से देखते हैं और जिनको हमने कभी वो विश्व धरोहर या अजूबे कह के छोड़ दिया, उनके पीछे गुरुदेव की उसमें तो यह देखना है कि ढांचा खड़ा नहीं किया, इसमें कितनी कुशलता और एकाग्रता खपाई, जब जाके ऐसी दुर्लभ और विश्व प्रसिद्ध चीजें कोई बना पाए। यही सार संक्षेप में मनुष्य का वर्चस्व है, जो जहां भी चमकता है वहां आकाश की बिजली की तरह कड़कता और अपनी क्षमता से अवगत भी कराता है। डार्विन के कथनानुसार औसत आदमी को बंदर की औलाद और वन मानुष मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्राणी विकास के विज्ञान एक ही बात कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मात्र अमीबा स्तर के एक कोषीय प्राणी उत्पन्न हुए, पर उसमें प्रचंड इच्छा शक्ति विद्यमान थी। यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे डार्विन ने बोला था कि हम सब पहले बंदर बने, फिर उनमें धीरे धीरे कालक्रम घटता गया, विकास क्रम की ओर बढ़े तो मनुष्य बना। यहाँ फिर गुरुदेव कहते हैं कि अमीबा स्तर का जो एक सृष्टि के संचालन में बना और उसकी एक प्रचंड जो इच्छा शक्ति उसमें विद्यमान थी, वही हलचल बनी और मनोबल युक्त क्रियाशीलता के बल पर उचित स्तर के काय कले और बनते चले गए। प्रयंग उगे, स्वभाव अभ्यास बने और उन्हें अपने अपने निर्वाह साधन जुटाने के अवसर मिलते चले गए। वे यह भी कहते हैं कि जड़ माने जाने वाले पदार्थों पर भी प्राणी की प्रचंड इच्छा शक्ति काम करती है और प्रतिकूलताओं के बीच में भी अनुकूलता उत्पन्न कर लेती है। लोगों को पैसे का रूप, सौंदर्य का, शिक्षा का, पद का, सम्मान, सहयोग का मूल्य तो मालूम है, और
उनके लिए ललचाते हुए सिर पर पैर रखकर दौड़ने जैसी भगदड़ भी मचाते हैं। पर कहने लायक कुछ उपलब्धि कहीं उन्हीं के हाथ आती है जो अपने को अर्धमूर्छित, अर्धमृतक, आलसी, प्रमादी, निराश, हताशा स्तर की कीचड़ में फंसे रहने से इनकार कर देते हैं। भीतर से उभरी शक्ति बाहर के हर क्षेत्र में वर्चस्व का प्रभाव परिचय पग पग पर प्रस्तुत करती है। सभी प्रजातियां, सभी संरचनाएं यह प्रमाण परिचय देती हैं कि वे अपने संकल्प बल से उभरी और अनुकूल रूप धारण करने में समर्थ हुई। उनने अपने निर्वाह साधन इसी आधार पर जुटाए और प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अज्ञात प्रेरणा से बाधित होकर अपने आप को ढाला है। यह संकल्प शक्ति ही है जो प्राणियों को पदार्थों में विद्यमान रहकर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देती है। प्राणियों में मनुष्य सचमुच वर्तमान स्वरूप को किसने जाना, उसका उत्तर खोजते समय इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि उसे मनुष्य ने बनाया। इतिहास साक्षी है कि जब जब जिन वर्गों ने उस क्षेत्र में पराक्रम संजोया, उसी क्षेत्र में आशातीत सफलताएं पाई। अग्नि प्रज्वलन से लेकर पहिए के आविष्कार तक उसकी प्रथम कृति थी, जिसने अनेकानेक साधन वाहनों का उद्भव आसान कर दिया। कभी उसने कृषि, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण, व्यवसाय आदि के सहारे प्रगति के नए आयाम खोजे। भाषा और लिपि का आविष्कार अपने समय में अति क्रांतिकारी माध्यम माना गया होगा। धर्म, समाज और शासन का गठन उन लोगों की भारी सफलता थी जो वानरों की तरह यायावर जीवन बिताते आदिकाल में उपाहास्पद स्थिति में रहते थे। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुसज्जित दुनिया जब गढ़ी जाने लगी, तब तो मानव प्रकृति पर विजय पाने का नगाड़ा ही बजने लगा। अब तो ऐसे अणु आयुधों का जखीरा जमा हो गए हैं जिनसे सृष्टा की इस सुंदर संरचना धरित्री को देखते देखते धूल बनाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया जाए। ये बहुत सुंदर बात कही है। कल ही ईरान पे 150 ठिकानों पे एक साथ हमला किया है अमेरिका ने। ये उसी का वो है, गुरुदेव वही लिख रहे हैं कि ये इंसान ने सामान तो इतने बना लिए कि वो सृष्टा की सृष्टि को कुछ पलों में ही खत्म कर सकता है। अब तो यहाँ प्राणी या वनस्पति वर्ग के सभी सदस्य सर्वदा लुप्त प्राय हो जाएं। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर का समर्थ सहायक भी सिद्ध होता है और दुर्घर्ष प्रतिद्वंदी भी। उसकी यह शक्ति चेतना से जानी जाने वाली किसी प्रचंड संकल्प बल की वशवर्ती है और उसी के सहारे कठपुतली की तरह नाचती रहती है। इसी की न्यूनाधिकता से मनुष्य क्षुद्र और महान बनता है। उसे उच्च स्तरीय होने पर देव और निकृष्टता अपनाने पर दैत्य का उद्भव होता है। देवी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति ही सिद्ध पुरुष या देव मानव कहलाता है। बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, व्यवस्था, संरचना, परिवर्तन आदि के अनेक प्रयोग जहां तहां होते रहते हैं और उनके प्रयोक्ता बनी महाबली कहलाते हैं। पर यह नहीं भुला दिया जाना चाहिए कि समस्त कला कौशलों ही है जो चिनगारी से बढ़ते बढ़ते दानावल का रूप धारण करती देखी जाती है। उत्थान और पतन उसी के दो चित्र विचित्र खिलौने हैं। जिन दिनों इंग्लैंड पर जर्मनी द्वारा दिन रात भयंकर बम वर्षा अनवरत रूप से हो रही थी, तब सर्वसाधारण को यही सोचते कहते देखा गया था इंग्लैंड का पतन अब हुआ तब हुआ। इन घोर निराशा के दिनों में भी उस देश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का आत्मविश्वास पूर्वक यही कथन था कि रूस व अमेरिका का जो भी होना है हो, इंग्लैंड जीत कर ही रहेगा। इतने प्रगाढ़ आत्मविश्वास को देखकर स्टालिन और रूजवेल्ट दंग रह गए। तीनों ने मिलकर वे कदम उठाए कि देखते देखते पासा पलट गया और मित्र राष्ट्र विजय होकर रहे। स्मृति की तरह स्मृति भी मनुष्य के स्वभाव से सम्मिलित है, पर उस दुर्गुण के इस सीमा तक पहुंच जाने को क्या कहा जाए जिससे अपने आप के आत्मगौरव को, ओजस, तेजस और वर्चस्व को ही भुला दिया जाए। आज कुछ ऐसा ही सम्मोहन व्यामोह किसी शैतान द्वारा बिखेरा गया दिखता है, जैसे हतप्रभ होकर व्यक्ति अपने को दीन, दुर्बल, अशक्त, असहाय, अभागा आदि समझने लगा है। यदि उसे अपनी जीवट पर विश्वास हुआ होता तो कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को चुनौती देते हुए अब तक न जाने कहां से कहां पहुंच गया होता। कुछ वर्ष पहले की ही एक खबर है। साइबेरिया के हिम प्रदेश में बंदी बनाए गए कुछ कैदी उस दुर्गम क्षेत्र से भाग निकले। प्राय 4000 मील की अति दुर्गम, आहार सामग्री से रहित क्षेत्र को पार करते हुए किसी प्रकार भारत आ पहुंचे।
पहुंचने का दुस्साहस उन्होंने कर ही दिखाया। उसके बाद उन्हें उनके देश पोलैंड सम्मान सहित पहुंचा दिया गया। अनगिनत आंदोलनों के योजनाकार अपनी लगन को साकार बनाकर रहे। इसके पीछे सुयोग या सहयोग का एक भाग हो सकता है, पर प्रधानता प्रचंड आत्मविश्वास की ही रही। प्रगति का ढांचा उसी अपने आप को इतना प्रमाणिक और प्रखर सिद्ध करना होता है कि स्वेच्छा सहयोग बरसने में कहीं कोई कमी न रहे। आत्मविस्मृति में दल दल में से उबार कर मनुष्य समुदाय के एक वर्ग को इन्हीं दिनों प्रबल प्रतिभा का धनी बनाना है। इस प्रयास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी है, कारण कि इन दिनों कुछ आध्यात्मिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के लिए देवी चेतना किन्हीं समर्थों की प्रतीक्षा कर रही है। मनुष्य स्वभाव में प्रचलन में नरक जैसे दुर्गंधित कचरे को हटाने के लिए ऐसे जुझारी प्रवृत्ति चाहिए जो तूफान बनकर बरसे, और जो डहाया गिराया जाना है उसे स्थानांतरित करके ही रहे। सृजन इस स्तर का होना है मानो खंडरों को बटोरकर उस स्थान पर एक नए सिरे से भव्य भवन खड़े किए जा रहे हों। इसके लिए बादलों में जैसे सशक्त समुदाय की आवश्यकता है, जो तपते धरातल को अपनी वर्षा से जलमग्न कर दे, धरित्री पर हरी घास उगाकर उसे मखमली हरितिमा से महिमा मंडित कर दे। इन योद्धाओं के अग्रगामी बने बिना न तो दरिद्रा से लोहा लिया जा सकता है और न ही अस्वस्थता एवं अशिक्षा से ही पिंड छूटेगा। सैन्य, शिक्षण, व्यवसाय, विद्यालय, व्यायामशालाओं, विद्यालयों, कला केंद्रों की कमी नहीं, पर दुर्भाग्य एक बात का है कि प्रतिभा परिष्कार के सांगोपांग व्यवस्था पर कहीं नहीं है। कठिनाई इस मार्ग में यही एक है कि प्राण चेतना अंतःकरण के अंतराल में से उभरती नहीं, किंतु उस गहनतर तक पहुंचने, कुरेदने, उभारने वाले उपकरणों का एक प्रकार से सर्वदा अभाव ही हो गया है। इस कमी के रहते अन्य किसी क्षेत्र का विकास भले ही हो जाए, पर प्रचंड प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तियों का दर्शन हो नहीं सकेगा जो नवयुग की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अनय से जूझने और सृजन को साकार बनाने में अपने अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सके। इन दिनों इन्हीं महामानवों को सुगढ़ व्यक्तित्व प्रतिभावानों को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया संपन्न होनी है। जी भैया, वाचन पूर्ण हो गया है। और आज नेटवर्क की कमी की वजह से मैं छत पे हूँ, तो मेरे साथ कुछ चिड़िया और मोर ने भी से साथ साथ पढ़ा है, तो कुछ डिस्टर्ब उससे हुआ है। नहीं नहीं भैया, बहुत सुंदर। ये तो प्रकृति का एक अपने आप दिया हुआ स्वर होता है, और वो कहीं ना कहीं उसमें एक आनंद ही जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब अन्य भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी बात रखें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, ताकि हम सभी एक दूसरे की बातों को सुन सकें, समझ सकें। तो आइए, सभी से निवेदन है। जी चंदन भैया। दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम। ये सांगोपांग व्यवस्था जो है, इस पर थोड़ा चर्चा। वॉइस प्रॉब्लम हुआ, एक बार रिपीट करेंगे? आवाज बहुत धीमी आ रही। दीदी आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है भैया, एक बार फिर से बताएंगे? यहाँ पर आया है कि सैन्य, शिक्षण, व्यवसाय, विद्यालय, व्यायामशालाओं, विद्यालयों, कला केंद्रों से कमी नहीं, पर दुर्भाग्य इसी एक बात का है कि प्रतिभा परिष्कार की सांगोपांग व्यवस्था कहीं पर नहीं है। इस पर थोड़ा विशेष चर्चा करिए। जी भैया जी। अमन भैया, आपसे निवेदन है। वैसे जी जी दीदी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, बस आपसे निवेदन था, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। तो पहले तो बहुत बहुत आभार आदरणीय शांतिलाल पटेल भैया को। अति व्यस्तता के रहते हुए भैया ने इस कक्षा को लिया, और इसका वाचन सार प्रस्तुतकरण भैया ने ये किया। चंदन भैया का जो ये है, मैं खुद इसको अंडरलाइन करके और इसको जो है चिंतन मनन करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही बढ़िया इसका ये
इस विषय का, इस चैप्टर का बहुत ही एक बढ़िया महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये देखें कि हम लोग कहते हैं कि आज कमी किस बात की है, जहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी में एआई से लेकर और कहाँ नैनो टेक्नोलॉजी और कहाँ कहाँ किन किन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की तकनीकों की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर एक से एक बढ़िया आज हम लोग सैन्य शिक्षण देखें, व्यवसाय देखें, विद्यालय देखें, व्यायामशालाएं देखें, है ना। सैन्य शिक्षण की बात करें तो अत्याधुनिक जो है हमारी सेना के पास में हथियार और ये सब। व्यवसाय प्रशिक्षण की बात करें तो व्यवसाय केंद्रों की कहीं कोई कमी नहीं है। भारत धीरे धीरे जो है दूसरी तीसरी महाशक्ति बनता हुआ चला जा रहा है। विद्यालय हम लोग देख ही रहे हैं, अति जिसे उच्च स्तरीय शिक्षा जिसको बोलना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी आज उनके स्कूलों में भी एडवांस एआई लैब्स बनी हुई हैं। बच्चे जो एआई पे काम कर रहे हैं, एआई लैब में काम कर रहे हैं, है ना। व्यायामशालाओं की बात देखें तो कितने बड़े बड़े हम लोग ये देखते हैं, जिम बने हुए हैं, हेल्थ क्लब बने हुए हैं, जिम बने हुए हैं, जहाँ पर अत्याधुनिक स्तर का जो है ये परीक्षण देखा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कला केंद्रों की भी कोई कमी नहीं, आर्ट सेंटर। तो ये सब जो है अपने बड़े उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, और इन सबको हम लोग देख रहे हैं कि इनकी कितना आधुनिक स्तर पर इनका विकास हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं इतनी चकाचौंध होते हुए, इतना इतना बढ़िया सिस्टम होते हुए भी, जिस सिस्टम के बल पर हमारा देश जो है एक विकसित देश बन सकता है, विकसित देश बन सकता है। अभी तो विकासशील है लेकिन विकसित देश बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, गुरुदेव कहते हैं दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिभा परिष्कार की सांगोपांग व्यवस्था कहीं पर नहीं है। प्रतिभाशाली तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन प्रतिभा परिष्कार की बात नहीं होती। प्रतिभाएं तो हैं, प्रतिभा तो आतंकवादी में भी होती है। उसमें इतनी प्रतिभा होती है कि वो जो है एक कठिन से कठिन सिक्योरिटी सिस्टम में भी सेंध लगा देता है, उसको भी हैक कर लेता है, सारे के सारे सिस्टम धरे के धराए रह जाते हैं। तो इतना प्रतिभाशाली होने के बाद में भी प्रतिभा परिष्कार की व्यवस्था नहीं है, सांगोपांग व्यवस्था कहीं पर नहीं है। कठिनाई इस मार्ग में यही है कि प्राण चेतना अंतःकरण के अंतराल में से उभरती नहीं, किंतु गहन गहवर तक पहुंचने, कुरेदने, उभारने वाले उपकरणों का एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो गया है। कि वो जो प्राण चेतना अंतःकरण से अंतराल से उभरनी चाहिए, है ना, तो वो उभरती नहीं है। और उसको जो कुरेदने उभारने वाले उपकरण है उनका सर्वथा अभाव हो गया। तो आज अगर होना चाहिए तो एक और यहाँ पर एक बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बनती है कि चेतना विज्ञान पर शोध करने वाले संस्थान भी यहाँ पे होने चाहिए, जो संस्थान इस बात पे ये करें कि चेतना को विकसित कैसे किया जाए, मानवीय चेतना को विकसित कैसे किया जाए, उसको परिष्कृत कैसे किया जाए और उसे मानवीय सांचे में ढाला कैसे जाए। गुरुदेव ने कितनी बढ़िया बात की है, मनुष्य का जन्म लेना तो सहज है लेकिन मनुष्यता उसे कठोर प्रयत्न से ही प्राप्त होती है। तो कठोर प्रयत्न कौन सिखाएगा? वो इतने कठोर प्रयत्न जिसको हम ये बोलें कि उसमें जो है व्यक्ति जब मानवता के सिद्धांतों को, मानवता के आदर्शों को सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते थे, सर्वस्व की बाजी लगा देते। प्राण तो बहुत छोटी चीज, सर्वस्व। हम लोग राजा हरिश्चंद्र की बात करें, हम लोग जो है महाराणा प्रताप की बात करें, हम लोग जो है जितने महापुरुष हुए, गांधी की बात करें, जितने महापुरुष हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व आदर्श के लिए न्यौछावर कर दिया, आदर्श के लिए न्यौछावर कर दिया। तो ऐसा जो है जिसको ये कहें तो इस तरीके का कोई मानवीय चेतना को उत्कर्ष करने वाली कोई विज्ञानशाला नहीं दिखाई देती, कोई केंद्र नहीं दिखाई देता। गुरुदेव ने यही किया। गुरुदेव ने मानवीय चेतना को विकसित करने के लिए
आज हम लोग, गुरुदेव ने इसी पुस्तक उसमें लिखा था, लोक सेवियों को दिशा निर्देश में, उन्होंने कहा था कि आज के समय में करने लायक सेवा के बहुत सारे कार्य हैं। पेड़ लगाना भी एक सेवा का कार्य है ना, और जो है प्याऊ लगाना भी सेवा का कार्य है, लोगों को दान देना सेवा का कार्य है, भूखे को भोजन देना सेवा का कार्य है ना, बहुत सारे सेवा के कार्य हैं, सफाई व्यवस्था बनाना सेवा का कार्य है, बढ़िया है, बहुत सारे सेवा के कार्य हैं। लेकिन इन सब में अगर सबसे बड़ा सेवा का कार्य है तो वो कार्य है मानवीय उत्कर्ष। मानवीय उत्कर्ष के लिए जो है प्रयास करते रहना, ताकि मनुष्य का व्यक्तित्व ऊंचा उठ पाए। तो अभी जो है हमें अपनी पूरी की पूरी ताकत, गुरुदेव ने कहा पूरी की पूरी ताकत हमें इसमें झोंक देनी चाहिए कि किसी तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास किसी तरीके से ये हो पाए। यहाँ पर ये अभी के समय में सबसे बड़ा, क्योंकि अगर अभी इस समय सबसे अधिक कोई गिरावट आई है तो बाकी सब संसाधन बढ़े हैं, लेकिन गिरावट आई तो मनुष्य के व्यक्तित्व में गिरावट आई। बाकी देख लीजिए सब चीजें बढ़ी हैं, सुख के संसाधन बढ़े हैं, प्रगति के साधन बढ़े हैं, धन संसाधन बढ़े हैं, सारी चीज, सुरक्षा के संसाधन बढ़े हैं, लेकिन अगर कुछ घटा है तो मनुष्य का व्यक्तित्व का स्तर घटा है, जिसको कहते हैं श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का अवमूल्यन हुआ है। तो अगर वो कहीं से अगर बढ़ जाए और उसको उभारने वाले संस्थान कहीं बन जाए तो फिर जो है बात बन जाएगी। अब इसी की कमी के रहते हुए अन्य किसी क्षेत्र का विकास भले ही हो, पर प्रचंड प्रतिभा संपन्न ऐसे व्यक्तियों का दर्शन नहीं हो सकेगा जो नवयुग की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अनय से जूझने और सृजन को साकार बनाने में अपने अतिरिक्त पौरुष का परिचय दे सकें। तो अगर ये चेतना को उभारने वाला विज्ञान नहीं बनेगा, अगर ये चेतना को विकसित करने का विज्ञान नहीं होगा, चेतना को परिष्कार का विज्ञान नहीं होगा, मनुष्य को मनुष्य बनाने का विज्ञान पे काम नहीं किया जाएगा, तो फिर उस तरीके के प्रचंड प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का दर्शन नहीं हो सकेगा जो नवी की महती आवश्यकताओं को देखते हुए अनय से जूझ जाए और सृजन को साकार करें अपने पौरुष का। नहीं तो व्यक्ति थोड़ी सी परेशानी आती, थोड़े से कष्ट आते हैं और व्यक्ति एकदम धड़ाम से गिर पड़ता है। छोटी छोटी समस्याओं के आगे व्यक्ति अपने घुटने टेक देता है। हम लोग उन लोगों की हम लोग ये देखें जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ा, जिन लोगों ने अपनी संस्कृति के लिए ये लड़ा। हम लोग अगर बंदा बैरागी की बात करें तो बंदा बैरागी को हम लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े तपस्वी वन में रहकर तपश्चर्या कर रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जब उनको योद्धा बनने की प्रेरणा दी, योद्धा बने और योद्धा बन के आताइयों का दमन किया और उन आताइयों का संहार किया जिन्होंने जो है छोटे छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया था। उनका जो है उसका वजीर का और उनका सबका जो है उन्हें दमन किया और अंत में क्या हुआ, जब पकड़े गए तो उनको कठिन यातनाएं दी गई, उनके शरीर में गर्म करके सलाखें उनके शरीर में चुभाई गई। उनको ये कहा गया कि किसी तरीके से वो अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से विरत हो जाएं और जो है विधर्मियों के साथ में शामिल हो जाएं। तो इनका कष्ट दिया गया। इतने पे भी जब वो ना हुए तो उनके 5 वर्ष के बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को, आप समझ सकते हैं 5 वर्ष का बच्चा अपने माता पिता के सामने, तो उस 5 वर्ष के बच्चे को उनके सामने जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो इतनी कठिन, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कितना अधिक उनका जो है उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया होगा, कितनी गहरी उनके अंदर संवेदना होगी कि किसी भी कीमत पर उन्होंने अपनी मनुष्यता को, मानववादी आदर्शों का अवमूल्यन नहीं होने दिया, उसके साथ समझौता नहीं होने दिया। सब कुछ गुरु गोविंद साहब ने सारे के सारे साहिबजादों को अपने जो है युद्ध में अपने सामने, चाहे वो चमकौर साहब हो चाहे वो हो, युद्ध में अपने सामने शहीद होते हुए देखा कि दुश्मन की फौज किस तरीके से गीदड़ों की तरह घेर के और जो है 12-12, 15-15 लोग और जो उन नव युवकों को घेर कर मार रहे हैं, है ना, जैसे गीदड़ों के एक झुंड ने शेर को घेर लिया। तो उनके सामने जो है उन्होंने ये किया, लेकिन उन्होंने जो है ये नहीं किया, उन्होंने उसका जो है अपनी देश और संस्कृति से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इतना अंदर किसके अंदर दुस्साहस पैदा हो सकता है? वो दुस्साहस उसी के अंदर पैदा हो सकता है
जिसने अपनी प्रतिभा का परिष्कार किया हो। तो ऐसे प्रतिभा संपन्न लोग उसी वहां पर पैदा हो सकते हैं कि अगर चेतना परिष्कार की, प्रतिभा के परिष्कार की सांगोपांग, छोटी बहुत ही बात नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी उससे व्यवस्था से बात नहीं पड़ेगी, सांगोपांग मतलब सांगोपांग का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को शुरू से ही लेकर, बचपन से ही लेकर और शुरू से उसको जो उस शिक्षा पद्धति में उसके लिए ढाला जा सके, एक महापुरुष बन, एक जो है वो एक महान व्यक्ति बन पाए। और हमारे भारत देश में जो महान, कभी कभी जो है महापुरुषों की जन्मभूमि रहा है, जहाँ पर जो है देवताओं की, इसको ये कहते थे 33 करोड़ देवता यहाँ पर रहा करते थे। तो ये सारे के सारे मनुष्य यहाँ पर देवता हुआ करते थे। तो एक ही पद्धति हम लोग उसके पीछे थी कि यहाँ पर मनुष्य की चेतना पे काम हुआ, यहाँ पे जो है मानवता के विज्ञान पर काम हुआ है, यहाँ पर प्रतिभा परिष्कार पर, यहाँ कभी भी संसाधनों को महत्व नहीं दिया गया। संसाधन तो एक वह है कि जब व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, संसाधन उसके पीछे चलते हैं, और तभी जो ये राष्ट्र कभी सोने की चिड़िया भी हुआ करता था। यहाँ की जो वैभव था, उस वैभव को देख के जो है हम लोग इतिहास पढ़ें तो बाहर के विदेशी लोग ललचाते हुए यहाँ पर जो है व्यापार करने और तरह तरह के जो है कि हमें भारत जैसी भूमि में कहीं पर किसी तरीके से यहाँ जो है यहाँ के वैभव से जुड़ने का, मैं किसी प्रकार से यहाँ के वैभव को प्राप्त करने का किसी प्रकार से मौका मिल जाए। तो ये सारा का सारा अगर ये था, ये पूरा का पूरा वैभव था, तो यहाँ पर इसी वजह से था कि यहाँ पर जो है मनुष्य की चेतना बड़े उच्च स्तर की हुआ करती थी। यहाँ प्रतिभाएं थी, लेकिन प्रतिभा के साथ में यह भी ध्यान रखा जाता था कि उस प्रतिभा को सुनियोजित किया गया कि नहीं किया गया। अगर प्रतिभा का सुनियोजन नहीं तो प्रतिभा बेकार। तो यहाँ पर प्रतिभा के सुनियोजन की भी बात यहाँ पर ये की जाती थी, यहाँ पर जो है व्यक्तित्व के परिष्कार की भी बात की जाती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया कि इस नवयुग में जो है उसी तरीके के लोग चाहिए जिनका सांगोपांग जो है इसमें ये हो पाए। और गुरुदेव यही करते थे। अगर हम गुरुदेव के परिप्रेक्ष्य को देखें, गुरुदेव ने जो शांति कुंज नाम की जो भट्टी बनाई थी और जितने ये 24,000 शक्तिपीठों का निर्माण किया था, ये मनुष्य को बनाने वाले, मनुष्यता को गढ़ने वाले जो है सांचों के रूप में इसको किया था कि ये जन जागरण का केंद्र है। अब ये अलग बात है कि उतना उद्देश्य अपना नहीं पूरा कर पाए, लेकिन गुरुदेव की यही व्यवस्था थी। और इसीलिए जो है यहाँ पर जो है तरह तरह की साधनाओं का गुरुदेव ने यहाँ पर व्यवस्था रखी थी, चाहे वो प्राण प्रत्यावर्तन की साधना हो, चाहे वो संजीवनी साधना हो, चाहे व्यक्तित्व निर्माण की साधना हो, चाहे युग शिल्पी की साधना हो। तो अलग अलग तरह की साधनाएं रखने का गुरुदेव का यही मकसद था कि ऐसे लोग तैयार हो पाए कि जो यहाँ पर साहस जुटा पाए इस जो नवयुग के सृजन के लिए, और जो दुष्प्रवृत्तियों से जूझने के लिए जो लोग जो है जो साहस कर पाए और सृजन को साकार बनाने के लिए अपने पौरुष का परिचय दे पाए। तो हम लोग देखते भी हैं कि कितने कितने लोगों ने जो है अपना इसमें, इसी परिप्रेक्ष्य में कितने लोगों ने अपने, आज के समय में हम लोग उदाहरण देखते हैं, लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, उच्च पदों को छोड़ दिया, बड़े बड़े घरों को छोड़ दिया, बड़ी बड़ी जागीरों को छोड़ दिया, और शांति कुंज में आकर वो स्वयं सेवक बन के रहे और एक औसत स्तर का जो है जीवन निर्वाह वो हमेशा जो करते रहे। और उन्होंने जो है अपने आदर्श उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को भी उन्होंने जो है आदर्श उदाहरण देकर कहीं से कहीं पहुंचाया। तो इसलिए ये इसकी आज भी आवश्यकता है कि हम लोग को यही व्यवस्था बनानी चाहिए कि किस प्रकार से मनुष्य की वो सारे आंदोलन तब तक निरर्थक हैं जब तक साधना आंदोलन हमारा जो है विफल है। जब तक साधना आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा तब तक बाकी आंदोलन जो है ये नहीं हम लोग ये कर सकते। बाकी आंदोलनों में हम लोग उतना अधिक से नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य का चरित्र, मनुष्य की प्रामाणिकता और उसका व्यक्तित्व प्रखर नहीं होगा तब तक जो है बात नहीं बन पाएगी। जी भैया, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण था। जी भैया प्रणाम। भैया स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जी भी तो बताते थे कि हर स्कूल में
बौद्धिक व्यवस्था बनाने के एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आज तक भी नहीं चल रहा है। और गुरुदेव भी बोले गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, तब जा करके ये हम लोग 2-4-10 लोग तो इसमें ठीक है चल रहा है, लेकिन पूरा स्कूल व्यवस्था को में भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए। तो शुरू से चल रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। चंदन भैया भाई थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगे कि जब हर बार बात शिक्षा व्यवस्था पे आती है ना, तो जब हम मानवीय गुणों की बात करते हैं, हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं, या हम व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, हम अपने अगर अपने जो शांति कुंज को देखें या हमारे गुरुदेव जो हमें सिखाते हैं बताते हैं, शिक्षा एक अलग व्यवस्था है। शिक्षक के हाथ बांधने का काम समाज ने किया, और चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, आजकल देखिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट चलता है, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। लोग कहते हैं कि वैल्यूज पढ़ाए जा सकते हैं, गलत हो सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ अगर मैं कहूँ, मेरा मानना है वैल्यूज पढ़ाई नहीं जाते, वैल्यूज इनकलकेट किए जाते हैं, और वो इनकलकेशन फैमिलीज से होता है, परिवारों से होता है। यदि परिवार में वैल्यू नहीं है, परिवार के सदस्यों के आचरण में वो मूल्य नहीं है, तो हम कितना 45 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, या एक सेमेस्टर सिस्टम होता है 45 लेक्चर में क्या वैल्यू किसी को दे देंगे। तो व्यक्तित्व, नो डाउट आपने जो कहा, अब उसी का एक परिणाम हम देखते हैं NEP 2020, जो कहता है कि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा प्रयास है, सराहनीय है भी, एक शिक्षक होने के नाते मैं कहती हूँ सराहनीय नहीं भी है। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के चक्कर में बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है वो कर क्या रहा है। बच्चे को हमने एक बास्केट दिया, आपने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बच्चा इन्फ्लुएंस होकर कोई सब्जेक्ट उठा रहा है, एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद कहता है तो मेरे लिए बेकार था, क्योंकि उसने इन्फ्लुएंस होके लिया, उसने समझ के नहीं लिया। वो समझ कहीं ना कहीं, पता नहीं, मैं इस NEP को आज तक नहीं समझ पाई। मतलब मेरा तो ग्रेजुएशन 98 का है, उस समय NEP जैसा ही था कि व्यक्ति 4-5 सब्जेक्ट चुनता था, पढ़ता था। आज भी वही है, इंजीनियरिंग के बच्चे को कहा जाता है कि आप बेटा ह्यूमैनिटीज से ले सकते हैं, डिजाइन से कहीं से भी ले सकते हैं पेपर्स, और फिर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। वो हॉलिस्टिक के चक्कर में बच्चा कहीं का नहीं हो रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से करती है कार्य, कर भी रही होगी, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण या मूल्यों का निर्माण, पहली पाठशाला घर, दूसरी पाठशाला उसका समाज, और उसके बाद आता है विद्यालय। क्योंकि जिसको बात वहीं आ जाती है, जो सोया है उसी जगा लेंगे, जो सोए का बहाना किए है उसे आप कभी नहीं जगा पाएंगे। तो मूल्य निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण के लिए अगर किसी के पास नहीं है तो आप दे देंगे, लेकिन उसने अपने पैरामीटर बना रखे हैं जो कि आज बन रहे हैं। माता पिता के अलग चल रहे हैं, बच्चों के अलग चल रहे हैं। माता पिता की एक समस्या, बच्चा सुनता नहीं है। सवाल खुद से करना पड़ेगा, क्या हम अपने माता पिता को सुन रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता का फोन उसी तत्परता से उठाते हैं जिस तत्परता से हम उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा उठा ले? अगर हम नहीं उठा रहे हैं तो बच्चा नहीं उठाएगा। हम अगर अपने माता पिता को नहीं बता रहे हैं आज हमने क्या किया, तो बच्चा भी हमें नहीं बताएगा। तो पहली पाठशाला घर, व्यक्तित्व निर्माण वहां से होता है। गलत हो सकते हैं, पर ये मेरा अपना एक विचार था। धन्यवाद भैया जी। मनोरमा दीदी, चंदन भैया आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी दीदी प्रणाम। आप दीदी आप बैठे थे इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा, कुछ न कुछ तो मिला। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया जी। मनोरमा दीदी अपनी बात रखें। जी प्रणाम दीदी। सभी सुधीजन हैं, सभी बहुत उन्नत स्तर के हैं। मेरे पास अभी एक पिछले दिनों वीडियो आया जो किसी अरब देश में हुआ था। आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं। पूरी दुनिया से सभी के नामांकन आए शिक्षकों के, और उसमें से भारत की एक महिला ने, बहुत कम उम्र की है, मेरे हिसाब से वो बच्ची है, लड़की है, उसने जो अपना काम छोड़ा और छोड़ के उसने
पेंट और ब्रश के जरिए उसने स्लम एरिया में जाकर के बच्चों को सिखाना पढ़ाना अपने हिसाब से शुरू किया। मेरा मन आया कि मैं आप में से किसी को पर्सनल पे भेजूं। किशोरी दीदी को भेजा था तो उन्होंने स्टेटस में लगाया था, शायद किसी ने देखा हो। तो कमाल का काम था, वहां हजारों टीचर दुनिया भर के इकट्ठा थे और उनका नाम पुकारा गया और उनको $1 मिलियन का पुरस्कार मिला। वो सारा का सारा उन्होंने फिर से उन्हीं बच्चों में लगा दिया। तो उनके अंदर लगन थी, इतनी हिम्मत थी, मेहनत थी। कम आयु की हैं, उन्होंने मेहनत की तो उनको उनका काम आगे बढ़ा और फिर दुनिया में पहचान मिली, उन्होंने करा। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कोशिश उतनी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर कोई किसी वजह से अटक जा रहा है, कोई किसी वजह से रुक जा रहा है। तो जब नई रास्ता मिलता है तो बेचैनी होती है, लेकिन जब ऐसे कार्यों को होते हुए देखते हैं तो बहुत गर्व होता है उन इंसानों पर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो हमको भी कोशिश करते रहना चाहिए। इन कामों में बहुत मेहनत लगती है। मैंने एक बार 3-4 महीने लगातार अपनी कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाया और लेकिन फिर किसी तरह सफलता नहीं मिली। तो हमने कहा भैया मैं फिर भी पढ़ाना चाहती हूँ। तो बोले भाभी अगर आप पढ़ाना चाहती हैं तो आपके लिए कमरे की चाबी दे देंगे, आप यहाँ बुलाइए, बैठा लिए। नहीं आए बच्चे, क्योंकि उनके माता पिता को इतना अंदाजा नहीं था। हाँ, एक परिवार था, उसके 3 बच्चे थे, 3 में से 2 बच्चों ने पढ़ाई करी। आज उसका लड़का कॉलेज में है और लड़की उसकी ब्यूटी पार्लर चलाती है, सीख गई है। बड़ी लड़की ने नहीं किया तो उसका विवाह हो गया, लेकिन वो बिगड़े नहीं उसके बच्चे। तो अब परिस्थिति वश जहाँ भी जैसा भी बनता है, मेहनत तो करते ही हैं, उतना वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है, ऐसा लगता है। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी, मेहनत सभी करते हैं। अभी जो एक बात कही कि जब हम स्लम एरिया या किसी ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे बच्चों की, ऐसे समूह की बात करते हैं जिनके पास नहीं है, वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनके दिमाग में एक लेवल बना दिया गया, वो नहीं आएंगे। जिसके पास मूल्य नहीं है वो हो सकता है हमें सुने दीदी, लेकिन जिसने अपने मूल्य ही अलग बना रखे हैं, वही बात आ जाती है, सोए हैं तो एक आवाज में जग जाएंगे और बहाना किए पड़े हैं तो आप आवाजें लगाते रहिए, करवटें बदलता रहेगा व्यक्ति और वो नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना मूल्यों की परिभाषा बदल गई है। मैंने किया वो सब सही है, सामने वाले ने किया वो सब गलत है। हमारे मूल्य व्यक्ति के अनुसार बदल रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदल रहे हैं। ये पैरामीटर ही नहीं रह गया कि थोड़ा सा अनबाइस्ड होके देखें सही क्या है और गलत क्या है। मेरा बच्चा गलती नहीं कर सकता, लेकिन सामने वाले का बच्चा सही नहीं हो सकता। पैरामीटर दीदी कुछ ऐसे हो गए हैं। तो जो दीदी को पुरस्कार मिला, सभी को, ये सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत का नाम कहीं जाना गया किसी अच्छे कार्य के लिए। और रह गया प्रयास, तो छोटे छोटे प्रयास से ही गुरुदेव कहते हैं ना, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर हम किसी एक व्यक्ति को भी बदलने में थोड़ी सी भी सफलता पा रहे हैं तो अच्छी बात है। असफलता ये नहीं कहती कि हम असफल हो गए, बस ये बताती है कि थोड़ी सी सफलता से दूर रह गए। फेल होने का मतलब फेल नहीं है, बस उस पैरामीटर पे नहीं पहुंच पाए जहां पे कहा जाता है कि जी आप पास हो गए। तो उस फेल होने के लिए भी कहीं तो मेहनत की है ना, कहीं तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं। परीक्षा का अगर उदाहरण लें, 3 घंटे परीक्षा हॉल में बैठने के बाद फेल हुए हैं, तो एक मेहनत तो की है कि 3 घंटे हमने उस इन्विजिलेटर को झेला है जो हमारे सर पे टहल रहा था। हम पास हो गए तो हम कहते हैं ठीक है। फेल हो गए फिर भी मेहनत की, 3 घंटे बैठे, 40% नहीं आए पर 39 तो आए, 30 तो आए, कहीं तो मेहनत की, थोड़ा बहुत तो हमने जाना। बहुत सुंदर दीदी, आपका प्रयास जो चलता रहता है बहुत अच्छा है और इसे चलाते रहिए, कोई असफलता नहीं है इसमें। जी, बाकी भैया दीदी लोगों से निवेदन है, ये एक ऐसा विषय है जो हर घर में एक चर्चा का विषय होगा, एक चिंतन का विषय होगा। जी मनोज भैया, आपसे निवेदन है, कुछ बताएं।
प्रणाम सभी को। टॉपिक थोड़ा सा मुझे देख नहीं पाया है। विषय आपके ही जीवन से है, जो आपने अपना संपूर्ण जीवन गुरुदेव को समर्पित किया है, जो मूल्य आधारित किए हैं आपने। जी जी। आपकी आवाज कट रही है मनोज भैया। भैया का माइक ऑफ है। जी, दो शब्द मैं भी भैया बोलना चाह रहा हूँ इस पर। जी जी भैया आप जी। बोलिए तो फिर मैं बोलता हूँ, आप बोलिए नहीं नहीं, बोल लीजिए मनोज बाबू, आप बोल लीजिए तो हम ना, बोलेंगे। आप बोलिए ना, उसके बाद मैं तब तक मैं बोल रहा हूँ। जैसे शिक्षा पर बात आई है तो मेरा ये कहना है कि अपनी ड्यूटी से छूत होना या अपने जिम्मेवारी को टाल देना, ये भी एक मैंने ये है हमारे कहने का मतलब कि हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। ऐसे तो शिक्षा नीति सिलेबस इस प्रकार की बन रही है, उसमें शिक्षा विभाग की भी गलती है, लेकिन जिनकी जो जिम्मेवारी है बच्चों के निर्माण में सिर्फ परिवार समाज ही उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। चूंकि अभी शिक्षा व्यवसायिक हो गई है, करीब करीब बिल्कुल व्यवसायिक हो गई है। इसमें जो है तो जब शिक्षा व्यवसायिक हो गई है तो वैसे परिस्थिति में हम जो है अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। दीदी अर्चना दीदी, हमें जो समझ में आता है, तो कहने का मतलब है एक तो शिक्षा विभाग की गलती है, एक तो सिलेबस की गलती है, और जहां तक निर्माण की बात है, बच्चों में जो संस्कार के निर्माण की बात है, जो चर्चा हो रही है, तो उस पर तो हमें अपने अति से भागना नहीं है। हमें अच्छा प्रयास करना है जो जिस क्षेत्र में है, खास करके शिक्षा का क्षेत्र। तो मानव का मूल्य सब चीज हम प्रगति किए हैं। अमन भैया ने भी कहा है कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जिस सभ्यता में हम जीते हैं और हम ऋषियों के संतान हैं, तो हमें जो है अपने दायित्व से भागना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं है। हमें प्रयास करना है, अच्छा प्रयास करना है और सार्थक प्रयास करना है। बच्चे तो भागेंगे ही, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, हमें प्रयास करना है। बस यही दो शब्द भैया कहेंगे, फिर बाद में हम और बोलेंगे। जी भैया, सभी को प्रणाम। भैया जी भैया शिक्षा प्रणाम। जो अभी केसरी भाई ने बताया पाठ्यक्रम का, तो मुझे तो लगता है कि पाठ्यक्रम तो बनाया जाता है विशेषज्ञ द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन जो गुरुदेव ने बताया कि विद्या और शिक्षा के बारे में, तो शिक्षण में थोड़ा सा जो बदलाव है कि स्कूल में जो अभी हम लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो सिलेबस के जो बुक्स होते हैं उनके पाठ्यक्रम के, वो तो पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे बुक जो है, जैसे जो हम लोग गुरुदेव ने जो विद्यार्थियों के लिए बनाया सफल जीवन की दिशाधारा, उसमें बहुत सारे टॉपिक ये गुरुदेव ने दिया है। तो उससे उनकी मानसिक स्थिति सुधरती है और उनकी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। जब हम लोग लगाते हैं पुस्तक, मैं तो बहुत विद्यार्थी कहते हैं कि अंकल हमको तो पढ़ने का समय नहीं है, तो हम एक किताब कैसे पढ़ेंगे, मैं अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। हम उनको यही कहते हैं कि आप एक किताब ले जाएं और इसको पढ़ें, हारिए ना, हिम्मत ही ले जाएं, पहले इसको पढ़ें आप। उनको जब देते हैं पढ़ने के लिए तो एक दो पेज पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बहुत सुंदर किताबें हैं, बहुत हिम्मत बढ़ा रही है, तो हम कहेंगे उसके बाद आपकी इफिशियंसी अपने आप बढ़ जाएगी। और जो सिलेबस आपको बोझ लग रहा है, पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, वो स्पीड अपने आप आपका बढ़ जाएगा और आप ये भी किताब पढ़ लेंगे और वो भी किताब आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो हमने भी अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ ये प्रैक्टिकल किया कि
उनकी परीक्षा के दौरान भी हम गुरुदेव की किताबें पढ़ते थे और उनसे ही समझते थे, क्योंकि हमसे बेहतर वो समझा देते थे किताब को पढ़ के। तो हाँ, उसमें क्या होता था कि उनकी परीक्षा के दौरान जो है मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग रहती थी, कभी भी घबराहट उनको नहीं हुई है। किसी परीक्षा में जाते थे मस्ती एकदम, मैंने उनको इतना मस्त होके जाते थे, हम भी उनको पूरा पॉजिटिव वे में उसको करते थे, कोई बात नहीं है, जो नॉलेज है उसको वहां देना है, जो जानकारी है, जो नहीं जानकारी है उसको छोड़ दो क्वेश्चन को, लेकिन जो जानकारी है उसको नहीं छोड़ना है। तो उनको सफलता मिलती गई। लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में जो गुरुदेव का साहित्य ने जो काम किया, मेरा बेटा खुद कहता है कि आईआईटी के एग्जामिनेशन में जो बैठा था तो इतना नर्वस वहाँ के स्टूडेंट थे, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था और ऑप्शन भी हटा दिया था आईआईटी ने, तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन हटा हुआ था। तो मैंने एकदम, मैं ये भी देखा, काला दो बार पढ़े, लेकिन फिर गुरुदेव की जो है वो हिम्मत काम आया और एकदम शांति दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत उसमें ऐसा हुआ था उस साल, मैंने जो मैं मिनिमम मार्क्स मैंने का कारण जो है बहुत सारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा था आईआईटी में, तो उनको आईआईटी को नियम चेंज करना पड़ा था, कट ऑफ मार्क्स को कम करना पड़ा था। लेकिन मेरे बेटे का तीनों में कट ऑफ सही था, किसी में कट ऑफ का मतलब बहुत अच्छा नंबर आया था। तो इसीलिए जो है हिम्मत, एग्जामिनेशन हॉल में जो हिम्मत मिलती है वो गुरुदेव की किताब जो है, सफल जीवन की दिशा धारा है, हारिए ना हिम्मत है, समय का सदुपयोग है, ऐसे बहुत सारे साहित्य है, वो हमने खुद प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ाया है और वो जो है किताबें बहुत ज्यादा सहयोग करती है। मैंने उसमें जो है, क्योंकि बच्चे का यह मेन है कि वहां पे दिमाग एग्जामिनेशन में जाके घबराहट नहीं आनी चाहिए। जब घबराहट आ जाएगी तो जानकारी जो है वो भी नहीं बना पाएगा क्वेश्चन को। तो यही मेरे को कहना था भैया कि मैंने जो उर्दू की साहित्य है, मैं सभी को यही कहता हूँ कि कम से कम बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ये ना समझें कि मेरा बच्चा जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाए, हम पढ़ाएंगे तो मैं उसका समय का मैंने दुरुपयोग कर रहे हैं। उर्दू की किताब पढ़ा के बहुत हम देखते हैं, कहते हैं ना एग्जामिनेशन का टाइम ये सब किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हम एग्जामिनेशन के दिन भी हम बच्चा पढ़ के मेरा गया है। हम लोग रात में, मैं 12 बजे 1 बजे रात तक डिस्कशन गुरुदेव किताब का होता था। मेरी मैडम कहती भी थी, बताइए कि सर एग्जामिनेशन है कल, आप भी डिस्कशन गुरुदेव किताब का कर रहे हैं। हम कहेंगे फायदा इसको देगा, गुरुदेव किताब भी देगा। तो इसीलिए इस चीज को गार्जियन को नहीं समझना चाहिए। दोनों किताब मैंने जो गुरुदेव की साहित्य है जो विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है और जो पाठ्यक्रम है, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। जी भैया, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया भैया। तो अन्य भाई बहनों से भी निवेदन है। आनंद भैया, आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे? अच्छा, प्रहलाद जी, प्रहलाद भैया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम भैया। ये अभी बात प्रतिभा परिष्कार की चल रही थी, तो अभी अपने देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब परीक्षाएं जो इसकी होती हैं यूपीएससी के माध्यम से, तो बहुत प्रतिभाशाली जो रहते हैं वही चुने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग मसूरी, हैदराबाद में होती है, जहाँ भी होती है। प्रतिभावान तो होते हैं, उसमें कोई कमी, कितने संघर्ष के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जब क्षेत्र में आते हैं तो अब उनकी मनोभूमि जो पारिवारिक, सामाजिक और वर्तमान परिस्थिति जो होती है उसके अनुसार उनका रास्ता बदल जाता है। उसमें कुछ होते हैं बिल्कुल सब संघर्ष करते हुए भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते हैं और आगे निकल जाते हैं। उनका व्यक्तित्व जो है परिष्कृत होता है, उनकी प्रतिभा परिष्कृत होती है और उसी में के कुछ लोग होते हैं कि पता चलता है कि 3 साल जॉब की आईएएस आईपीएस में, उसके बाद इतना करोड़ का घोटाला किए और अंदर में है, जांच चल रही है, वगैरह वगैरह। तो प्रतिभा परिष्कार जो है वो तो जरूरी है, वो आध्यात्मिक दवा से ही वो बीमारी ठीक होने को है। और आध्यात्मिक फिलहाल उस वक्त तक तो नहीं हो, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर वैसी रहेगी, उसके जीन में वैसा गुण रहेगा, तो वो जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो प्रतिभा परिष्कार जो है, चाहे जिस विधि से हो, अध्यात्म
आध्यात्मिक दवा जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है हमारी समझ से। तो यही हमको कहना था। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद भैया। जी अमन भैया। जी, तो बिल्कुल सही बात, प्रतिभा परिष्कार की ही बात यहाँ पर आवश्यक है। अब इसमें देखिए कि जो ये विषय है, इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है ना, तो सबसे बड़ी शक्ति यहाँ पे गुरुदेव किस चीज को सबसे बड़ी शक्ति यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें जो ये कही है कि एक से एक निर्माण हुए, है ना, एक से एक जो है यहाँ पर जो संघर्षों की कहानियां बताई गई हैं, है ना, तो इनके पीछे क्या है। यहाँ पर एक बात है कितनी बढ़िया कही गई कि सृष्टि के आदि में मात्र अमीबा स्तर के एक कोशीय के प्राणी उत्पन्न हुए थे। ऐसा विज्ञान कहता है कि एक कोशीय प्राणी केवल एक कोशिका थी उनकी, लेकिन उसके अंदर प्रचंड इच्छा शक्ति विद्यमान थी। प्रचंड इच्छा शक्ति, प्रचंड इच्छा शक्ति मतलब इच्छा शक्ति आगे बढ़ने की, कुछ करने की। तो जब उसके अंदर इस तरीके की विद्यमान थी तो उसके अपने आप जो है धीरे धीरे उसके अंगों में परिवर्तन होता गया और उसकी वही हलचल बनी और मनोबल युक्त क्रियाशीलता के बल पर उचित स्तर के काय कलेबर बनते हुए चले गए। उसी के अंग प्रत्यंग जो है उसी से अंग प्रत्यंग हो गए, स्वभाव अभ्यास बने और निर्वाह के साधन जुटने लगे। तो इसके लिए तो इसलिए ये कहा गया है कि जड़ माने जाने वाले पदार्थों में भी प्राणी की प्रचंड इच्छा शक्ति काम करती है और प्रतिकूलताओं के बीच भी अनुकूलता उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो शक्ति की बात कही गई है वो प्रचंड इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति की बात कही गई है। यहाँ पे दी एक चीज और यहाँ पे बहुत सुंदर बताई गई है इसमें कि बुद्धिमता, प्रतिभा, व्यवस्था, संरचना, परिवर्तन आदि के अनेक प्रयोग जहां तहां होते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, और उनके प्रयोक्ता बली महाबली कहलाते हैं। पर यह बुला नहीं देना चाहिए कि समस्त कला कौशलों, निर्माणों और सफलताओं की जन्मदात्री वह संकल्प शक्ति रूप प्राणाग्नि ही है जो चिंगारी से बढ़ते बढ़ते दावानल का रूप धारण करती देखी जाती है। तो इस सब के मूल में जो ये शक्ति होती है वही हमारी संकल्प शक्ति होती, प्राणाग्नि होती। हम लोग जब ये बात करते हैं तो अन्नमय कोश में अभी हम लोग ध्यान करते हैं तो जीवन शक्ति की बात आती, जीवनी शक्ति की बात आती, प्राणाग्नि की बात आती। प्राणाग्नि, जीवाग्नि, है ना, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि। तो ऐसे करके जो पंचाग्नियों की बात ये कही गई है तो इसमें सबसे जो बेसिक जो शक्ति है प्राणाग्नि ही है। प्राणाग्नि ही आगे चल के और बाकी शक्तियों में बदलती चली जाती है। जैसे रॉकेट के जो ये होते हैं और हम लोग जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण कक्षा होती है और सबसे कठिन कक्षा होती है वो सबसे नीचे की कक्षा होती है। जब जो है रॉकेट पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण का घेरा है उसको पार करता है, उसमें सबसे अधिक उसकी ताकत लगती है और उसी ताकत में उसकी सबसे नीचे वाली स्टेज जो होती है वो काम करती है। तो मनुष्य को जो सबसे नीचे वाली जो स्टेज होती है, जो उसका सबसे अधिक बल लगाती है, वो उसको होती प्राणाग्नि, जिसको संकल्प शक्ति बोलते हैं। गुरुदेव ने इसी को ये कहा है कि देखिए सफलताओं की जन्मदात्री व संकल्प शक्ति रूपी प्राणाग्नि ही है जो चिंगारी से बढ़ते बढ़ते दावानल का रूप धारण कर लेती है ना। तो इसमें ये वाली बात की गई। इसीलिए जो पंचकोश साधना है, पंचकोश जो है जो गायत्री की उच्च स्तरीय साधना ये कही गई है, तो इसको जो है ये उच्च स्तरीय व्यक्तित्व को गढ़ने की साधना है। ये चेतना के उत्कर्ष की साधना है, जिसको हम प्रतिभा परिष्कार, चेतना के परिष्कार की बात कर रहे हैं। तो पंचकोश विज्ञान भी इसी आधार पे काम करता है। अन्नमय कोश में जैसे ही जो हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है, प्राणाग्नि बढ़ती है, तो धीरे धीरे आगे चल के प्राणमय कोश में जीवाग्नि, फिर आगे चल के जो है योगाग्नि, ऐसे करके धीरे धीरे जो है ये एक अग्नि दूसरी अग्नि में परिवर्तित होती हुई चली जाती। तो इसलिए जो है एक एक कोश की साधना करते करते व्यक्ति को जैसे ही वो एक कोश को ये करता है, पार करता है, तो अपने आप प्राणमय कोश में, अन्नमय कोश जो है अपने आप उसको प्राणमय कोश में प्रवेश दिला देता है। और प्राण जैसे ही उसका जो है प्राण
बढ़ता है तो अपने मनोमय कोश में। एक अपनी बिल्कुल प्रैक्टिकल की हुई बात इसमें जो है कि हम सबकी समस्याएं रहती है ध्यान की। तो जब प्रारंभिक अवस्था थी तो हमसे कभी भी ध्यान नहीं हुआ और हमें लगता था जीवन में पता नहीं कभी ध्यान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ध्यान तो कम से कम नहीं करेंगे। और कौन सा वाला ध्यान जो गुरुदेव 3 शरीरों का ध्यान करवाते थे, ये तो नहीं होगा। कभी भी ध्यान में बैठते थे, ध्यान में बैठ के इतनी जोर से नींद आती थी और कभी भी ध्यान जो है पूरा का पूरा नहीं हुआ। तो जैसे ही जो बैठे बस नींद का झोंका आ गया और फिर जो है पूरा का पूरा ध्यान पार हो जाता तो लास्ट में जाके नींद खुलती थी, इस तरीके से। तो लेकिन जैसे जैसे पंचकोश की साधना ये करनी प्रारंभ की तो अन्नमय कोश सध गया, तो इससे प्राण बढ़ता गया। जब प्राणमय कोश सधा तो प्राणमय कोश से फिर जो है मनोमय कोश ध्यान अपने आप लगने लगा, प्राण बल बढ़ने लगा, तो शरीर स्थिर रहने लगा, स्थायी रहने लगा, एकदम जो है उसमें सजग रहने लगा। तो अपने आप मनोमय कोश में जो है ये बनने लगी, बात बनने लगी। जब मनोमय कोश में बात बनने लगी, गहराई उतरने लगी, तो विज्ञानमय कोश धीरे धीरे करके इस तरीके से, तो ऐसे करके एक कोश अपने आप दूसरे कोश में प्रवेश दिलवा देता। तो इसलिए यहाँ पर जो ये प्रचंड शक्ति की बात की गई है, तो ये साधना विज्ञान में जो है अन्नमय कोश की साधना हम जैसे ही शुरू करते हैं तो प्राणाग्नि हमारे अंदर बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ गुरुदेव ने कहा ये सबसे महती शक्ति है, लेकिन इसको बढ़ाना कैसे है, तो वहां पर वो चेतना विज्ञान जो है पंचकोश विज्ञान वहां पर ये काम करता है। तो इस तरीके से अब देखिए इसका महत्व भी हम लोग को खूब समझ में आया और महत्व के साथ में गुरुदेव ने इसको किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से विकसित करना है, इसको भी हमें भली भांति इसको समझाया हुआ और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग जितना ये रूटीन है पूरे दिन भर का, ये पूरा का पूरा हमारा जो है पंचकोशों की साधना पर ही आधारित है और भविष्य में इसको और भी इसको प्रयास यही किया जाएगा कि इसको और भी जो है इसको और रूटीन को प्रखर बनाया जाए और इसको जो है इसमें साधनाओं का क्रम जोड़ा जाए और जो है साधनाओं को इसमें जिस तरीके से बाबूजी ने इसको बड़ा साधनाओं को क्रिया योगों को बड़ा आसान करके सरलीकरण करके उसका उसमें रखा है, तो धीरे धीरे हम लोग जोड़ते हैं और सहजता से जो है सहज क्रम से हमारा जो है साधनात्मक उत्कर्ष, हमारा चेतनात्मक उत्कर्ष होता है। जी समय हो गया है जी दीदी। जी भैया 1 ही मिनट हमारे पास शेष है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग अतिक्रमण कर लेते हैं तो आज उसको कंपनसेट कर देते हैं। तो आज की कक्षा के लिए शांतिलाल भैया को हृदय से आभार वाचन और सार प्रस्तुतिकरण के लिए। अमन भैया, मनोज भैया, प्रहलाद भैया, मनोरमा दीदी, सभी को हृदय से आभार अपनी बात रखने के लिए और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। हम आत्मसात करें कि अपने जीवन में जो भी छोटा बड़ा प्रयास कर पा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का भी अगर 1% भी विचार बदल पाते हैं, कोई भी मूल्य किसी के जीवन में अगर हम दे पाते हैं, चाहे वो उत्साहवर्धन का हो, चाहे सही रास्ते पर चलने का हो, और किसी का कर पाए न कर पाए लेकिन अपना तो करें, क्योंकि किसी और से नहीं स्वयं से नजरें मिलानी है। बहुत सारे रास्ते आएंगे जो हमें गिराएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन अंततः हम खड़े रहेंगे। आइए इसी के साथ कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम सभी साधकों को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम, जय गुरुदेव, शुभ रात्रि। सभी भाई बहनों को प्रणाम जी, प्रणाम। सभी भाई बहनों को